की दुहाई देकर जिस तरह से यहाँ उनके नीतियों से यहाँ के आदिवासी मूलवासी ठगे गए, यहाँ के नौजवान ठगे गए, किसान आत्महत्या किया, भूख से लोग मरे और एक तरफ आपने हाथी उड़ाने का काम किया। तो निश्चित तौर पर जो विकास का ढिढोरा पीटा जा रहा है, जो विकास की बात हो रही है, वो विकास की बात धरातल पर नहीं है। और गांव में चाहे आदिवासी हो, मूलवासी हो, सदान हो, अल्पसंख्यक हो, ये सारे लोग एक मत से एक स्वर में माननीय मुख्यमंत्री के क्रियाकलापों के खिलाफ जो जन आक्रोश जो जमा हुआ है वो आपको 7 तारीख को फूटेगा। 13 को तो ये 30 तारीख को तो फूट चुका जी। और अब रहा 7 तारीख को। प्रदीप जी से थोड़ा काउंटर स्टेटमेंट चाहिए। प्रदीप सिन्हा जी, आपकी मौजूदगी में कांग्रेस के लीडर ये कह रहे हैं कि अहंकारी वजीर आला, अहंकारी मुख्यमंत्री, क्या आप इसे सह पा रहे हैं? क्या ये सही है? देखिए, मैं तो अहंकार उसको मानता हूं जब प्रथम चरण के चुनाव में इनके न राष्ट्रीय अध्यक्ष आए न कोई बड़े नेता चुनाव प्रचार में गए। तो आप समझ सकते हैं कि इनका अहंकार कितना है कि मतदाताओं से कोई इंटरेक्शन नहीं करना और सिर्फ मतदाताओं से ये अपेक्षा करना कि कांग्रेस पार्टी और जो गठबंधन है उसको वोट दे दें। बड़े नेताओं की आपको जरूरत है, आपके वोट दे दें। पर इनके पास तो आप कह सकते हैं कि टूटा पड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री गए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष गए और आप फर्स्ट फेज का आप देख लीजिए क्या नतीजा है। सेकंड फेज का चुनाव खत्म होने को है। सेकंड फेज में आज चुनाव प्रचार की आखिरी दिन है। राहुल गांधी सिर्फ एक सभा में आए। आप समझ लीजिए कांग्रेस पार्टी किस गंभीरता के साथ इस चुनाव को दे रही है। मैं तो समझता हूँ विशाल जी, मैं तो समझ रहा हूँ कि इस चुनाव में हमारे पास उतनी दौलत नहीं है। इस चुनाव में दौलत 5-5 हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं, हीरो हीरोइन से लेकर के केंद्रीय मंत्री लग रहा है कि यही कैबिनेट होगा। हमारे यहाँ कार्यकर्ता जो हमारा गठबंधन है उसका, लेकिन शमशेर जी जो आवाज ये उठा रहे हैं, इनका जो सवाल है वो ये है कि क्या चुनाव में दिलचस्पी नहीं ले रही है पार्टियां? क्या उन्हें पहले से कुछ इशारा मिल चुका है कि शायद वो जीत नहीं पाएंगे, इसलिए आपकी कांग्रेस से बड़े नेता प्रचार नहीं कर रहे, तशरीह नहीं कर रहे? सीरियस प्लेयर है कांग्रेस, कहीं है ही नहीं। कांग्रेस दूसरों के कंधे पर बैठकर आगे जाने की कोशिश में है। आपको लगे हुए हैं, बिना लगे ही ऐसे रिजल्ट नहीं आएंगे। देखिएगा ना आप रिजल्ट। चलिए वो नहीं, पूरी रियासत, पूरा मुल्क देखेगा। नदीम खां हमारे बीच मौजूद हैं, आजाद उम्मीदवार हैं। मैं उनके पास जरा चलता हूं, चूंकि मुद्दे जो हैं इन लोगों के पास ज्यादा होते हैं। नदीम साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं, एक तरफ बड़ी बड़ी पार्टियां और सीधे हेलीकॉप्टर से एक दिन में 6, 7, 8 सभाओं को कवर कर लेना, उस बीच में एक इंडिपेंडेंट अपनी जगह कैसे बना सकता है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 में बुलाने के लिए। देखिए, हम हाशिए के लोग हैं और यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं ये सारे एजेंडे को ज़मींदोज़ करके बैठे हुए हैं। डिस्कशन जो है हमारा मुद्दा रोज़मर्रे के सवाल पर है, 365 दिन के सवाल पर है। चाहे वो हाशिए के लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हों, उन सभी की स्थिति जस की तस है। वो हमारा मुद्दा हेलीकॉप्टर नहीं है, हमारा मुद्दा बूथ नहीं है, हमारा मुद्दा ऑफिस नहीं है। हमारा मुद्दा शिक्षा है, रोजगार है, स्वास्थ्य है, बुनियादी कल्याणकारी सुविधाएं और सरकारी स्कीम समेत 2014 से लेके अब तक जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है सुरक्षा का मुद्दा। इन सारे इशू पर देखिए, ना महागठबंधन इस पर पहल करके मजबूती से मॉब लिंचिंग के खिलाफ में कहीं आवाज उठाई है और ना ही जो है PIL एडमिट की है। इन समेत जो लोग अभी बता रहे हैं, अभी ये बता रहे हैं, उन सारे चीजों पर एजेंडा में हम उस पर घोषणा पत्र में है कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ राज्य कानून बनाए। नहीं, सबसे 22 मॉब लिंचिंग हो गई। नदीम जी को बोलने दिया जाए जी। हम लोग जितने सारे इशू को रोजाना लड़ते भिड़ते हैं, कई ऐसा पॉइंट है जिसमें हम लोग ये भी गौर करते हैं कि हमारा मॉब लिंचिंग जैसा इशू है, पूरे झारखंड को लिंचिंग खंड के तौर पर बना दिया। दरअसल वो मोबिलाइज लिंचिंग है। 22 मॉब लिंचिंग हुई, दर्जन लोग जो है भूख से मारे जा रहे हैं, समेत जो है यहाँ पर सैकड़ों दर्जनों जो है दंगे फसाद हुए हैं। इन समेत जो है आपका 3 तलाक का मुद्दा पर भी इन सभी का रोल, साथ जो है अभी NRC जैसा चीज ला करके डराया जा रहा है। और आज ही अखबार में पढ़ने को मिला, नागरिकता संशोधन बिल किन चीजों के लिए लेकर के आया गया है। बांग्लादेशी सीधे सीधे आप कहिए ना कि हम मुसलमानों को इस देश से बाहर निकालने की बात कर रहे हैं,
इन चीज़ों पर हम फोकस कर रहे हैं, यही हमारा एजेंडा है। हमारा पूरा एजेंडा इस इलेक्शन में जो है वो शामिल नहीं है। ये पूरे एजेंडे पर जो एजेंडा होना चाहिए चुनाव का, इंतखाब का, वो बिल्कुल ही नहीं है। हर एक उम्मीदवार जो है यही उम्मीद से, यही टकटकी लगाए हुए रखे हुआ है कि शायद जो है हमारे लिए कुछ ऐसी नई दिशा आएगी, एक नई पहल, एक नई रोशनी आएगी जिसके जरिए से कुछ नया जो है पहल करने की ठीक है नदीम जी, मैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा। ब्रेक के बाद बारी बारी से आपके पास आऊंगा। मैं ये जानना चाहूंगा कि आप अपनी पार्टी के किस मुद्दे को लेकर, आपने अपने मुद्दे बता दिए, आजसू का मुद्दा क्या है, आवाम के बीच जा रहे हैं आजसू, बीजेपी किन मुद्दों को लेकर जा रही है और कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर जा रही है, या फिर ये कि अजीम इत्तेहाद यानी कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी किन मुद्दों को लेकर जा रही है। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं झारखंड असेंबली इलेक्शन पर हमारे खास पेशकश झारखंड 81 का अखाड़ा। जी हां, हमने एक बार फिर आपको बताया कि झारखंड में कुल 81 सीटें हैं, लेकिन इन 81 सीटों पर 5 फेजेस में, 5 मरहलों में इलेक्शन हो रहे हैं। पहले मरहले का इलेक्शन पूरा हो चुका है, दूसरे मरहले के लिए वोटिंग 7 तारीख को होनी है कुल 20 सीटों पर। और इसी बीच अब ये बात सामने आ रही है कि आखिर मुद्दा क्या है, किन मुद्दों के आसपास जो वोटर हैं वो यकजा हो रहे हैं। हसन साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। आजसू के सामने मुद्दे क्या हैं? आप किन मुद्दों को लेकर अवाम के बीच जा रहे हैं? क्यों लगता है आपको कि इस बार आजसू अपने बूते सरकार बना सकती है? देखिए, हमारे आंदोलन के बुनियाद पर राज्य तश्कील में आई, झारखंड राज्य बना। उस वक्त जो हमारे बुनियादी उसके विषय थे, उसके जो सब्जेक्ट थे, हमने उन्हीं वैधानिक मुद्दों को इस बार अवाम के बीच रखने का काम किया है जी, जिसमें खुसूसन CNT-SPT एक्ट और स्थानीय नीति। हमने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम अपनी पहली कैबिनेट में ही स्थानीय नीति की जो परिभाषा सरकार ने नाफिज किया है उसको खत्म कर देंगे। और हमारा ये मानना है, सरकार ने क्या ऐसा किया है कि आपको इस नीति के ऊपर, आप इस नीति को अपना एजेंडा बनाना पड़ा है? हमारा शुरू से डिमांड रहा है, जो पार्ट है मेरे झारखंड आंदोलन का जी, कि यहाँ के जो पिछले सर्वे रिकॉर्ड ऑफ राइट में जिनका या जिनके पूर्वजों का जी नाम खतियान में दर्ज हो या किसी तरह का बासगीत में दर्ज हो, वही लोग स्थानीय व्यक्ति माने जाएं और 3rd और 4th ग्रेड में 100% 100% नौकरियां सिर्फ उन्हीं के लिए रिजर्व रखी जाए। तो आप सरकार का हिस्सा है भाई, आप सरकार का हिस्सा थे, 5 साल मौका मिला आपको सरकार का हिस्सा बने रहने का, आपने ये चीजें क्यों नहीं बनवाई? आपने विशाल साहब, झारखंड जब तश्कील में आई, जो पहली हुकूमत बनी तो 2001 में एक विधानसभा की उप समिति बनी थी, जिस उप समिति ने ये एक मसौदा पास किया था कि झारखंड में 73% आरक्षण की सीमा को बढ़ाई जाए, जिसमें आदिवासियों को, रिजर्वेशन शेड्यूल ट्राइब को 26 से बढ़ाकर 32% और SC को, अनुसूचित जनजाति को 10 से बढ़ाकर 14% और OBC को 27%, कुल मिलाकर के 73% आरक्षण की व्यवस्था की जाए जी। ये उपसमिति ने तय किया था, लेकिन सरकार ने इस बात को नहीं मानी। चूंकि देखिए, हम एक पार्ट रहे हैं, हमारी सीमाएं महदूद रही है, हम हमारे सरकार में हम जरूर शामिल रहे हैं, लेकिन हम उतने पावरफुल स्थिति में नहीं रहे। ये बात आप कैसे कह सकते हैं? क्या मैसेज जाएगा आवाम में? अमित शाह ने अभी आकर कहा है कि आजसू से हमारी दोस्ती है, 5 साल आपने दोस्ती निभाई, सरकार साथ में चलाई, अब आप कह रहे हैं हम पावरफुल नहीं थे, हमारी बातें नहीं मानी गई। नहीं, हमारी देखिए, हमारी जो है, हमारी जो सीमाएं, अगर आपकी बातें नहीं मानी गई, आजसू की बातें नहीं मानी गई, सरकार ने नहीं सुनी, तो आप सरकार से अलग क्यों नहीं हो गए? मलाई किसी ने वास्तव में देखिए, शमशेर जी को पता है, इनको मलाई का इनको ज्यादा ध्यान है, क्योंकि मधुकोड़ा के समय जितना इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया है मलाई ना, इनको मलाई ही। मुझे लगता है इस पे हमें बीजेपी से जवाब देना चाहिए। प्रदीप सिन्हा जी, सवाल ये है, 5 साल तक आजसू आपके साथ हुकूमत में रही, आजसू के नेता अभी कह रहे हैं कि आपने उनकी बातें नहीं मानी, आजसू की बातें नहीं मानी गई सरकार में, क्यों ऐसा हुआ? आपने देखा होगा विशाल साहब, इन मुद्दों को लेकर के हमने सड़क से लेकर सदन तक विरोध, लेकिन आप सरकार से अलग नहीं हुए, सरकार से अलग नहीं हुए, आप सरकार से अलग नहीं हुए, आपने 5 साल तक सरकार के साथ रह करके पूरा सुख भोगा है। अब आप अगर ये कहेंगे कि आपकी बातें नहीं मानी गई, तो आवाम कैसे आपको वैल्यू देगी इस बात पर? प्रदीप सिन्हा जी, क्या कह रहे हैं? क्या बीजेपी ने बातें नहीं मानी इनकी?
नहीं, मैं समझता हूं कि मंत्रिमंडल के सहयोगियों के प्रति हमारा आदर का भाव रहा है और सबों को समान रूप से सुनी जाती बात उनकी, और कहीं भी किसी भी सहयोगी दल के कार्यकर्ता हो, नेता हो या सहयोगी दल के जो भी प्रमुख हो जी, बिल्कुल समुचित आदर दिया जाता है हमारी पार्टी के द्वारा। हाँ। और कभी ऐसा वाकया याद नहीं आता जबकि किसी दल के कोई नेता हम पर आरोप लगाए कि सहयोगी दल को कहीं ना कहीं कमतर आंका गया। प्रदीप जी को मैं एक बार बता देना चाहता हूं कि इस रिजर्वेशन के मुद्दे पर हमारे विधायकों में, हम सत्ता में रहते हुए भी हाउस के अंदर में, विधानसभा के सत्र के अंदर में अगर किसी ने पेपर फाड़ा है, किसी ने सख्त एहतजाज और विरोध किया है तो आंसू पाटी रहा है। अभी जो हमारे विधायक चले गए झारखंड मुक्ति मोर्चा में, उस वक्त जो विधायक मेरे हुआ करते तमाड़ के, वो थे रामचंद्र सहित जुगसलाई के विधायक थे। हमने बाजाबता एहतजाज रखा है और बाजाबते हमने शमशेर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अजीम इत्तेहाद का यानी झारखंड में जेएमएम का, आरजेडी का, कांग्रेस का 4 अहम मुद्दे क्या हैं जिनके साथ आप आवाम के सामने जा रहे हैं? किन मांगों की बुनियाद पर क्यों आपको आवाम वोट दे और आपको इख्तियार में वापस खिलाए? देखिए, झारखंड में विशेष करके कृषि आधारित लोग हैं जी, और यहाँ किसानों की जो संख्या और किसानों के जो हालात हैं, आप देखे होंगे कि पिछले 5 वर्षों में कई किसानों ने आत्महत्या किया। तो सबसे पहला हमारा जो प्राथमिकता है, हमारी पार्टी की जो प्राथमिकता है कि किसानों के ऊपर अगर 2 लाख तक लोन होगा, ऋण होगा, तो हम 2 लाख तक की ऋण प्रत्येक किसानों की हम माफ करेंगे। जिस तरह हमने छत्तीसगढ़ में कहा है और किया है, हम यहाँ करेंगे। दूसरा रोजगार को लेकर के जिस तरह 5 वर्षों तक यहाँ के नौजवानों को ठगा गया है, हमारी प्राथमिकता होगी कि प्रत्येक, भारतीय जनता पार्टी ठगी है, डबल इंजन की सरकार ठगी, और कौन ठगेगा इस देश को? तो आप ठग बोलेंगे तो सीधा ध्यान चला जाता है कि नौजवानों को नौकरी नहीं दी। क्या नौजवानों को ठगने का काम किया बीजेपी ने? प्रदीप जी, विशाल जी सुन लीजिए, विशाल जी जिनके साथ हमारा वो भी 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। हमारा जो ये है, उनसे पहले सवाल करें। हमारा जो ये है कि प्रत्येक परिवार को एक सरकारी नौकरी मिलेगी। प्रत्येक परिवार, जो भी झारखंड में जो प्रत्येक परिवार है, उसको हम सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। ठीक है। तीसरा जो हमारा सबसे अहम है कि उद्योग आधारित, हम हाथी नहीं उड़ाएंगे। हाथी उड़ा करके आदिवासी, मूलवासी, गरीब किसान का खून के पैसा 1100 करोड़ हम लुटाने वाले नहीं हैं। हम खनिज पर आधारित उद्योग लगा करके हम अपने बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। ये बहुत सारी, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में हमारा ये है, उद्योग के क्षेत्र में है। तो हम लोगों ने उन बिंदुओं को छुआ है, उन मुद्दों को छुआ है जो जर जगल जमीन से। सीएनटी एक्ट पर कांग्रेस पार्टी लगातार 5 वर्षों तक जिस तरह से हम लोग लड़ते रहे हैं, जूझते रहे हैं, सरकार की लाठियां खाते रहे हैं, गोली हमारे समर्थक खाते रहे हैं, तो सीएनटी एसपीटी एक्ट पर हम लोगों ने सरकार मुद्दे को तो हसन साहब अपने साथ ले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं किसी ने सबसे ज्यादा एहतजाज किया है इस नीति को लेकर तो आजसू ने किया है, लेकिन सरकार में साथ भी रहे, अलग भी नहीं हुए। ये भी अदब नीति है। अरे भाई, ये लोग हम सड़कों पर ये लोग एहतजाज कर रहे हैं। विशाल साहब, ये माइंस बेस्ड इंडस्ट्री लगाएंगे। 55 बरस तो माइंस पर किसका कब्जा होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। उस दिन इनको रोजगार नहीं सूझा था। हमने ही तो एचसीसी बनाया, हमने ही तो बोकारो बनाया, हमने ही तो दुर्गापुर बनाया, हमने तो इंसलारी बनाया, जिस वक्त इनको आप लोगों ने बंद कर दिया। उस वक्त इनको रोजगार नहीं दिखा था। प्रदीप जी, 55 वर्षों प्रदीप जी के पास आ रहा हूं। बीजेपी बसेदार है और इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि झारखंड जैसे पोरस रियासत में, वहां पर अगर 5 सालों तक किसी ने इस्तेकामत के साथ सरकार दी तो वो बीजेपी है। ये क्रेडिट बीजेपी को जाता है। सरकारों में घपले कितने हुए, नहीं हुए, तरक्की कितनी हुई, नहीं हुई, कॉलेजेस नए कितने बने, नहीं बने, मेडिकल कॉलेज एक भी नया बना, शुरू हुआ, क्या चलना शुरू हुआ, ये अलग सवाल है। ये विपक्ष उठा सकता है, उठाए। लेकिन प्रदीप जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, किन 5 उपलब्धियों के साथ आप जनता के बीच जा रहे हैं, आप आवाम के बीच जा रहे हैं, अपनी कामयाबी को बता रहे हैं? क्या है वो 5 बड़ी कामयाबी? देखिए, पहला तो मैं ये बताऊं कि किसी साथी ने प्रश्न उठाया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव कर रही है। मैं इसको बिल्कुल सिरे से खारिज करता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने अपने पहले संबोधन में ही 2014 की बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास, और उसमें हम लोगों ने
2019 में उन्होंने सबका विश्वास भी जोड़ा जी। और कहीं भी किसी तरह का आपने सबका भेदभाव नहीं साथ किया। जब बोला, सबका प्रधानमंत्री विकास आवास बोला, योजना की सबका बात विश्वास आती भी है जोड़ा, तो लेकिन आवास किसी सबको एक मिलता है, मुस्लिम को शौचालय टिकट नहीं सबको दिया मिलता है, आपने। उज्ज्वला गैस का लाभ प्रदीप जी, सबको किसी मिलता एक है। अल्पसंख्यक को, और उसके मुसलमान अलावा को बता रहा टिकट हूं, दिया क्या आपकी पार्टी ने? देखिए पार्टी का विषय है, पार्टी अपने फोरम पर तय करती है कि किसको टिकट नहीं, देना, यहाँ पे किसको यहाँ नहीं पे ये देना। फॉर्मूला अब लागू मैं नहीं होता क्या? शमशेर सबका आलम जी के साथ, बात का सबका जवाब विकास दे दूं का। जरा। मैं शमशेर आलम जी के बात का जवाब दे दूं। जी, बोलिए। बड़े जोर शोर से कह रहे थे कि मिनरल बेस्ड उद्योग लगाएंगे हम। 3 साल इनको सरकार चलाने का मौका मिला, कमोबेश 3 साल मधु कोड़ा की सरकार में। उस समय मिनरल्स की क्या स्थिति की इन लोगों ने, 4000 करोड़ के आरोपी मुख्यमंत्री, उसके आधे कैबिनेट के सदस्य जेल में। तो ये इनकी उपलब्धि है, जब इनको मौका मिला तो सरकार चलाने में ऐसे ऐसे कारनामे बनाए कि राज्य का नाम जो है ना, सिर्फ राज्य के अंदर ही नहीं विदेशों में भी बदनाम हुआ। और झारखंड की जितना जनता शर्मसार महसूस करती थी इनके कारनामों की वजह से, आज उस दाग को हम धोने में सफल रहे हैं। कहीं ना कहीं विश्वास जमा है लोगों का, उद्योग धंधे भी आएंगे। आप यकीन मानिए कि एक बार जब 5 साल की सरकार पूरा करने के बाद अब कह रहे हैं कि उद्योग धंधे भी आएंगे, अच्छी बात है। लेकिन इस पर भी सवाल उठता है कि उद्योग धंधे सब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, दूसरे रियासतों के लोग आएंगे, जो यहाँ के स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के जो लोग हैं उनको शायद उतनी जगह और उतना मौका ना मिले। नदीम, मैं आपके पास आ रहा हूं। नदीम, मुद्दे क्या है नदीम? क्योंकि ये सवाल अक्सर होता है कि ऐसा शोर मचता है, वहां भी बातें आज राम मंदिर को लेकर हो रही है, 370 को लेकर हो रही हैं, अवामी मुद्दे क्यों गायब हो जाते हैं? झारखंड में आज भी 3 से चौथा मेडिकल कॉलेज नहीं खुल पाई है, क्यों नहीं उठता सवाल? नहीं, बिल्कुल गलत, देखिए, पहला चीज ये है, सुना जाए जी, आप अपडेट कर लीजिए। सुना जी है। 3 मेडिकल कॉलेज पहले थे, एक एम्स चालू हो गया देवघर में, इस सत्र में पढ़ाई शुरू हो गई। उसके अलावा 5 मेडिकल कॉलेज हर प्रमंडल में खोले जा रहे हैं, खोले काम जाएंगे, चल रहा है, खोले निर्माण कार्य है, चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, खोले पूरे जाएंगे। राज्य में सब कुछ हो रहे हैं, विकास हुआ नहीं अच्छे अभी। हो रहे नदीम जी हैं, बताइए। ज़मीनी हकीकत कुछ और है, बहुत वक्त कम है हमारे पास, कागजी 50 हकीकत सेकंड कुछ और टाइम है जी। देखिए, कुल मिलाकर के मैं रांची विधानसभा जी, से ठीक उम्मीदवारी है। में हूं, आजाद उम्मीदवार के तौर पर। और रांची समेत अगर राज्य की मैं बात करूंगा तो मुस्लिम समेत अल्पसंख्यक और हाशिए के मुद्दे लापतागंज हैं जी। और ये सियासी पार्टियां के अधीन जो है कोई ये ऐसे एजेंडे इसमें शामिल नहीं है जिसमें हम ये कह सकते हैं यकसा तौर पर और बुलंद आवाज में कह सकते हैं कि हाँ, हमारे लिए ये लोग लड़ रहे हैं, ये भिड़ रहे हैं। दरअसल ये नहीं लड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं वही लोग जो कुचा रहे हैं, जो थुरा रहे हैं, जिन पर जो है ये